conformational isomers. When two or more stereoisomers which are formed due to rotation along carbon-carbon sigma bond, then such isomers are called as conformational isomers. मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर रोटेशन से स्पेस में अगर अलग अलग ओरिएंटेशन पे एटॉमिक ग्रुप आते हैं तो उस तरह के आइसोमर्स को बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया H H H और H, यहाँ पे मान लो X है और यहाँ पे आपका Y है, और इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर मैं रोटेशन सोचना चाहता हूँ, क्लियर। जैसे मान लो ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे आपने X ले लिया, H ले लिया, और इस सेकंड कार्बन पे आपने Y ले लिया और इस पर्टिकुलर पे 2 H ले लिया, क्लियर। अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे जहाँ पे ये XY एक दूसरे के ऊपर है, XY एक दूसरे के ऊपर है, अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करो तो स्पेस में इसकी पोजीशन अब अलग हो गई, क्लियर। स्पेस में इसकी पोजीशन अब अलग हो गई, और स्पेस में अगर जस्ट अपोजिट कर दें तो इसका मतलब ये अलग हो गया। पहले एंगल दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, 0 था, लेकिन अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका एक ये अलग रूप है, और इस पर्टिकुलर के रोटेशन से जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है ये रूप अलग है। तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन से स्पेस में जितने भी डिफरेंस आते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, क्लियर। जैसे इसी पर्टिकुलर को ऑन पेपर अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एंड रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ न्यूमांस प्रोजेक्शन में कि अगर मैं इस पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, और इस पर्टिकुलर पे 3 चीजें लगी हैं, एक लगा है X, एक लगा है H और तीसरा भी लगा है H। सेकंड कार्बन जो आपका ये वाला है, सेकंड कार्बन पे ये है Y, ये है H और ये पर्टिकुलर भी है H, क्लियर। इस कार्बन का ये हेड है, क्लियर, इस कार्बन का ये हेड है और इस पर्टिकुलर कार्बन का ये हेड है। तो हेड पे जो एटम है और इस हेड पे जो एटम है, तो इन दोनों हेड के ऊपर जो एंगल्स हैं इस पर्टिकुलर बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो इसका इस पे लगा हुआ ग्रुप का हेड, इस पे लगा हुआ ग्रुप का हेड, अगर इन दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। मतलब अगर एक्स वाई जो हेड पे मौजूद हैं इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, क्लियर, इफ द डाइहेड्रल एंगल इज 0 देन सच कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एक्लिप्स। लेकिन ऐसे इसी पर्टिकुलर एक्स और सी और इस पर्टिकुलर सी वाई, इस पर्टिकुलर अगर मैं रोटेट कर दूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन कर दूं और रोटेशन से जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, तो इसका मतलब अब ये इस वाले केस में डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री। तो इसका मतलब जब मैंने इस पर्टिकुलर को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, क्लियर, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, पीछे वाले को मैंने फिक्स मान लिया और आगे वाले को मैंने रोटेट कर दिया, तो रोटेशन से x की वैल्यू यहाँ चली गई, यहाँ पे चला गया h और ये चला गया y, ये चला गया h और ये चला गया h। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन मिलता है दिस कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्टैगर, क्लियर। यहाँ पे आपने यूज कर दिया स्टैगर, क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म सोचता हूँ, क्लियर, अगर ये x और ये y है, क्लियर, अलग अलग हैं, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म सोचता हूँ। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है और यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ CH3 होता है, तो इस केस में इसको बोल देते हैं फुल्ली इक्लिप्स, इस केस में इसको बोल देते हैं एंटी स्टैगर, जो हमने 180 डिग्री का रोटेशन किया हुआ है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो या तो हेड पे एंगल 0 का होगा या 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इनके बीच की जो एंगल है वो एंगल कितनी है 120। तो इसके बीच में जस्ट जब 60 डिग्री आएगा तो उस वाले केस में मॉलिक्यूल की कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, फिर से अनस्टेबल होगा या फिर से 0 होगा, फिर से स्टेबल होगा या फिर से 60 होगा। तो इसका मतलब कभी कभी 60 डिग्री का रोटेशन पे भी हम चीज़ें सोचते हैं। जैसे मान लो इसी वाले केस में अगर मैंने यहाँ पे 180 की जगह पे अगर 60 डिग्री का रोटेशन सोचा होता तो x की जो वैल्यू आती वो वैल्यू आती यहाँ पे होता है h, क्लियर। अगर मैं इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करता, फिर से अगर 60 डिग्री रोटेट करता तो x यहाँ से उठकर यहाँ चला आता, यहाँ पे होता h, यहाँ पे होता h, और इस पर्टिकुलर केस में
यहाँ पे y पहले से ही है, इस पोजीशन पे है h, इस पोजीशन पे है h। अगर मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट कर देता, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कर देता, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा h, यहाँ हो जाएगा h, ये पर्टिकुलर y, ये आपका h और ये h। ठीक, जब एंगल जीरो होता है, डाइहेड्रल एंगल जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। क्लियर, इसी को बोलते हैं इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स। जब डाइहेड्रल एंगल जस्ट 180 होता है, तो जब डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। लेकिन इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच के जितने भी कन्फर्मेशंस हैं उसको हम बोलते हैं गॉच। तो इसका ये जो पर्टिकुलर फॉर्म मैंने लिया हुआ है, इस पर्टिकुलर में बॉन्ड अपोजिट है, तो है तो स्टैगर्ड, लेकिन इन दोनों के बीच का है, और इसको आपने एंटी स्टैगर्ड बोला, फुल्ली स्टैगर्ड बोला। इसको आपने फुल्ली स्टैगर्ड भी बोल रखा है, जस्ट 180 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे 180 नहीं है, इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका अगर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है, तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं गॉच स्टैगर्ड। लेकिन यही वैल्यू अगर 120 होती है, थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री हो गई, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं हम गॉच एक्लिप्स। अगर मैंने x और y की वैल्यू को सेम कर दिया, मान लो मैंने इथेन का केस लिया, तो जब ये इथेन का केस होता तो इसका मतलब HCH और ये H होता, तो इसका मतलब यहाँ भी H होता, यहाँ भी H होता। क्लियर, और जब ये H होता तो इसका मतलब केवल इक्लिप्स, ये H, क्लियर, सारे H। तो इसका उस केस में हमें जो मिलता वो मिलता इक्लिप्स स्टैगर्ड। मतलब उस केस में हमेशा जो चीजें मिलती वो होता है इक्लिप्स स्टैगर्ड। क्लियर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे H और H ले लिया और केस मैंने कुछ ऐसा सोचा, तो इस H और H के बीच में जो रिपल्सन है, जो वॉन डर वाल रिपल्सन है, जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, इस टॉर्सनल स्ट्रेन और वॉन डर वाल स्ट्रेन के कारण ऐसा देखा जाता है कि H के बीच में 4 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस आता है, कि इक्लिप्स यहाँ पे 4, ये 4 और ये 4, मतलब टोटल आपको मिल जाएगा 12, कि 12 किलो जूल इक्लिप्स कम स्टेबल होगा और स्टैगर्ड फॉर्म 12 किलो जूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बार अगर मान लो कभी कंफर्मेशनल एनर्जी डायग्राम की बात करें कि कंफर्मेशन एनर्जी डायग्राम बनाना, तो इसका मतलब सबसे पहले इस पर्टिकुलर पे एनर्जी पोटेंशियल ले जाता है, और इस पर्टिकुलर पे हम एंगल लेते हैं। यहाँ पे एंगल अगर 0 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे आपका 240 है, यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे आपका 360 है, ये एंगल है। तो इसका मतलब अगर मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, तो जब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होगा, और वैल्यू इसकी यहाँ पे होगी। अगर ये इक्लिप्स से स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो रहा है 60 डिग्री के रोटेशन से, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो स्टेबल होगी। फिर से 60 पे अनस्टेबल, फिर स्टेबल, अनस्टेबल, ये बनता चला जाएगा। और यहाँ से हम जो जनरेट करने वाले हैं वो एनर्जी डायग्राम ऐसा मिलता है। और हमने बोला कि हाइड्रोजन के रिपल्सन से यहाँ पे 4 किलो जूल, यहाँ पे 4 किलो जूल, यहाँ पे 4 किलो जूल, मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस आएगा 12 किलो जूल पर मोल। क्लियर, स्टैगर्ड, सारे स्टैगर्ड इक्वल एनर्जी स्टेट में, और अगर सारे स्टैगर्ड इक्वल एनर्जी स्टेट में, इसीलिए कभी कभी बोला जाता है इथेन के सारे कन्फर्मेशन डिसनरेट है। कन्फर्मेशन मतलब जो स्टेबल फॉर्म है, और सारे स्टेबल फॉर्म स्टैगर्ड होते हैं, तो स्टैगर्ड फॉर्म ये डिसनरेट है। क्लियर, तो इसमें आपने 12 किलो जूल की बात की है। इसी पर्टिकुलर में अगर मैं यहाँ पे क्लियर H रखता, और इस पर्टिकुलर कार्बन में यहाँ पे Y की जगह अगर मैंने मान लो CH3 कर दिया होता, क्लियर, तो इसका ये जो पर्टिकुलर केस बनेगा वो केस बनेगा आपका प्रोपेन। क्लियर, ये जो पर्टिकुलर केस बनेगा वो होगा प्रोपेन। तो प्रोपेन के केस में यहाँ पे तो आपने H ही देगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे H की जगह क्या है CH3। तो यहाँ पे अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो सेम वही चीज मिलेगी। यहाँ पे आपने X को तो आपने H रख लिया, और यहाँ पे आपने क्या सोचा CH3, यहाँ पे तो आपने H रख लिया, यहाँ पे आपने क्या सोचा CH3। फिर से यहाँ पे आपने
CH3 फिक्स कर दिया पीछे, और ये पर्टिकुलर पोजीशन है H। फिर से यहाँ पे CH3 फिक्स कर दिया, CH3 फिक्स कर दिया, और यहाँ पे आ गया H। तो इसका यहाँ भी फिर से वही मिलेगा, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। क्लियर? लेकिन पहले वाले केस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन था, लेकिन इस वाले केस में हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में रिपल्सन है। तो मिथाइल की साइज बड़ी होने के कारण ये एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये देखने को मिलता है 6 किलो जूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कारण आपने देखा 4 किलो जूल, यहाँ देखा 4 किलो जूल, और यहाँ पे हो गया 6 किलो जूल। मतलब ये जो डिफरेंस आएगा वो 12 से बढ़कर यहाँ पे हो जाएगा 14। मतलब ग्राफ एक्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, बस डिफरेंस किसका होगा, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी का। कि in case of propane the conformational energy is 14 kilojoule per mole, but in case of ethane conformational energy is 12 kilojoule per mole। क्लियर? यही चीज अगर मान लो ब्यूटेन होता और यहाँ पे मैं सोचता कि यहाँ पे करते हैं CH2 और यहाँ करते हैं CH3, तो इसका इसके अलावा से रोटेशन करते तो फिर से यही वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन जो वैल्यू दिखती वो भी क्या होती है, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। लेकिन अगर मैं रोटेशन इसको छोड़कर इसके पीछे सोचता, इसके बीच में सोचता, क्लियर? मतलब रोटेशन सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में होता, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, थर्ड कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो इस केस में अगर मैं सोचूं तो ये डाइहेड्रल एंगल 0, इस केस में यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो भी है CH3, इस केस में यहाँ जो वैल्यू आती है ये भी होता है CH3, और यहाँ जो वैल्यू आती है ये भी होता है CH3। अब यहाँ से डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस केस में इस फॉर्म को बोला जाएगा फुल्ली इक्लिप्स, इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोला जाएगा गॉच स्टैगर्ड, इसको बोला जाएगा गॉच इक्लिप्स, और इसको बोला जाएगा एंटी स्टैगर्ड। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टैगर्ड 2 हैं, एक स्टैगर्ड है गॉच स्टैगर्ड और एक स्टैगर्ड है एंटी स्टैगर्ड। क्लियर? 2 कॉन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस में डिफरेंस है। यहाँ का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ का डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है। तो इसका एक फॉर्म दूसरे वाले फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कारण जो रिपल्सन आ रहा था वो आ रहा 4, मिथाइल हाइड्रोजन के कारण जो रिपल्सन आ रहा है वो आ रहा है 6, और मिथाइल मिथाइल के कारण जो रिपल्सन आता है वो एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है वो 11। तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 11, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4। तो इसका ये मॉलिक्यूल 19 किलो जूल पर मोल सिस्टम से ऊपर होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे मिथाइल और इस मिथाइल के साइज के बीच में भी वॉन डेर वाल रिपल्सन होता है, और वॉन डेर वाल रिपल्सन के कारण यहाँ जो बात करते हैं वो होता है 3.8 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मिथाइल हाइड्रोजन के लिए मैंने यूज किया 6, मिथाइल हाइड्रोजन के लिए यूज किया 6, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए यूज किया 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 16 किलो जूल पर मोल। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, अगर कोई भी रिपल्सन नहीं है क्योंकि मिथाइल अपोजिट है, तो इस केस में जो बात करते हैं वो आती है 0 किलो जूल पर मोल। क्लियर? मतलब इसी से हम ऊपर हम चेक करते हैं, इसके नीचे ही कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसी से हम ऊपर चेक करेंगे। मतलब अगर मैं फुल्ली इक्लिप्स और एंटी स्टैगर्ड के बीच के एनर्जी डिफरेंस सोचूं तो वो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 19 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं ग्राफ वाइज एनालाइज करना चाहूँ और इसका कन्फॉर्मेशनल एनर्जी टेबल डायग्राम बनाना चाहूँ, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे जब आपने 0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360 रखा। क्लियर? यहाँ पे आपने एनर्जी पोटेंशियल रखा, तो इसमें आपको 4 पोजीशंस दिखाई देगी, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। क्लियर? जब एंगल 0 है, डाइहेड्रल एंगल 0 है, तो उस केस में ये मैक्सिमम 19 किलो जूल पर मोल पे इसकी पोजीशन यहाँ पे है। लेकिन जब आपने 60 डिग्री रोटेट किया और एक गॉच स्टैगर्ड बना, तो गॉच स्टैगर्ड में वैल्यू कितनी है, 3.8। तो ये जो पोजीशन होगी ये पोजीशन होगी 3.8, और इसकी वैल्यू यहाँ ले ली। जब मैंने 60 डिग्री और रोटेट किया तो ये है गॉच इक्लिप्स, गॉच इक्लिप्स मतलब 16। तो ये जो मैंने डिफरेंस रखा हुआ है वो 16 का है, तो 120 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। जब आपने फिर से रोटेट किया 60 डिग्री तो गॉच इक्लिप्स कन्वर्ट हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड में, और एंटी स्टैगर्ड में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इस पोजीशन पे। ये कुछ एनर्जी है, इसी को मैंने फिक्स माना, 0 मान लिया। क्लियर? लेकिन ओरिजिनली इसमें कुछ एनर्जी स्टेट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हम जो डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? तो इसमें स्टैगर्ड के 2 पोजीशन है, एक पोजीशन है
गॉच स्टेगर जिसकी एनर्जी डिफरेंस है 3.8 और एक है एंटी स्टेगर जिसको आपने रेफरेंस वैल्यू मान रखा है, उसको मैंने 0 मान रखा है। तो यहाँ पे स्टेगर इक्वल एनर्जी स्टेट में नहीं है, और जब गॉच स्टेगर और एंटी स्टेगर इक्वल एनर्जी स्टेट में नहीं है, इसीलिए ब्यूटेन के लिए हम बोलते हैं कि ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशंस डीजेनरेट नहीं होते हैं, लेकिन इथेन के, प्रोपेन के कन्फॉर्मेशन डीजेनरेट होते हैं। क्लियर। और इसके बीच के जितने भी कन्फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो एंगल 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 110 हो, चाहे 1.1111 हो, ऐसे कोई भी केस हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हम कन्फर्मेशन की बात करते हैं, ऑल कन्फर्मेशंस आर कॉल्ड एज स्क्यू। अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ बात करें तो अगर सिस्टम में अल्काइल ग्रुप्स हैं, केस केवल अल्केन का है, तो उस केस में मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा एंटी स्टेगर, और मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, फुल्ली इक्लिप्स। तो इस अनस्टेबल फॉर्म को हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि शुरू में हम बोल चुके हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो अगर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो जिसको हम निकाल सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी सोच सकते हैं, वो कौन सी है, स्टेगर। तो इथेन के केस में सारे स्टेगर, प्रोपेन के केस में सारे स्टेगर, ब्यूटेन के केस में फुल्ली स्टेगर्ड और एंटी स्टेगर, सॉरी फुल्ली स्टेगर्ड और गॉच स्टेगर, मतलब केवल स्टेगर, नॉट इक्लिप्स। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर के बेसिस पर हम एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल्स ऐसा हो सकता है जिसमें जो बेसिक डेफिनेशन था कि X, C और Y, कभी बेसिक डेफिनेशन यही है कि इसी पर्टिकुलर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन हो जाए। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर के बीच में कुछ ऐसे एटम्स हों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। क्लियर। जैसे मान लो कभी केस ऐसा आ जाए कि इस पर्टिकुलर पे जैसे OH लगाओ और इस पर्टिकुलर पे आपका F लगाओ। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर से OH होगा, इस पर्टिकुलर F होगा। क्लियर। और केस मैंने ऐसा सोच लिया कि यहाँ पे कर दिया OH, यहाँ पे कर दिया F, ये कर दिया H और H। तो इस केस में भी अगर मैंने रोटेशन सोच लिया तो यहाँ पे क्या होगा, F, यहाँ पे क्या होगा, OH। इसी तरह से यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा OH। ये बना लोगे। इस पोजीशन पे होगा OH, ये बन गया H, और इस पोजीशन पे होगा यहाँ पे OH और ये हो जाएगा F। अब चेक करो, कई केस ऐसा आ जाए जिसमें X और Y से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आता हो। तो शुरू में ही मैंने बोल रखा है इक्लिप्स अनस्टेबल होते हैं, तो जो स्टेबल है वो कौन से हैं, स्टेगर। तो हमें स्टेबिलिटी गॉच स्टेगर में सोचना है और हमें स्टेबिलिटी एंटी स्टेगर में सोचना है या फुल स्टेगर में सोचना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है और होती है, लेकिन इस वाले केस में जस्ट जब अपोजिट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। और जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उस केस में गॉच स्टेगर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंटी स्टेगर की स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमेशा केयरफुल होइएगा कि अगर कभी केस ऐसा आ जाए जिसमें X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो उस केस में गॉच स्टेगर विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एंटी स्टेगर। जैसे मान लो और भी केसेस सोचें कि यहाँ पे आपने OH कर दिया और इस वाले पोजीशन पे आपने OH कर दिया, इस पोजीशन पे आपने NO2 कर दिया, इस पोजीशन पे आपने CHO कर दिया, इस पोजीशन पे आपने COOH कर दिया, इस पोजीशन पे आपने COOCH3 कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इसका मतलब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरे साइड से भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन सिस्टम में मौजूद हो। तो इन्हीं के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम जो बात करते हैं वो बात होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जैसे मान लो अगर दोनों OH होते तो इसका मतलब हम जब इसका गॉच स्टेगर्ड फॉर्म बना रहे होते तो वो कुछ ऐसे बनता, और इस पर्टिकुलर के बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। क्लियर। अगर इसी पर्टिकुलर में जब हम एंटी स्टेगर्ड की बात करते, एक OH यहाँ होता, दूसरा OH यहाँ होता, H और H, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं करते। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर। तो हमेशा केयरफुल होइएगा कि सिंगल बॉन्डिंग के अलावा अगर रोटेशन से स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ रहा है
तो वो आइसोमर्स को बोला जाएगा कॉन्फॉर्मेशंस। क्लियर। अगर ऐसा कोई केस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा केस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है, उस केस में गॉस स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज़्यादा होती है।